उसकी, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पहले सुनते जाइएगा। सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, उसे आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने यहां पर एक 3 केसेस लिए हैं। ये सपोज करिए ये एक सर्कुलर आर्क है और ये पॉइंट ए है, ये ओ है और ये बी है। अब हम ए से बी तक किसी ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट केसेस में मैंने ले जाते हुए दिखाया है। ए से बी तक हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं और 3 डिफरेंट केसेस हैं। पहले केस में हमने क्या किया है कि हमेशा ही फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ, हमेशा। और देखिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस मास को, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं 3 डिफरेंट केसेस में लेकर के जा रहा हूं। तो पहले केस में मैंने क्या किया कि पहले केस में फोर्स को डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल ही रखा है, हमेशा हॉरिजॉन्टल रखा। तो आप एक चीज देखिए, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में कितना हुआ, आर हुआ। तो यानी इसका में जो वर्क डन हुआ दैट इज एफ आर। दूसरे केस में हमने हमेशा, यानी कि इसमें देखो फोर्स कैसा था, इसमें फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, फोर्स इसमें हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। दूसरे केस में फोर्स को हमने हमेशा ही उसके मैग्नीट्यूड को एफ रखा है और फोर्स को हमेशा टेंडेंशियल रखा है, फोर्स इज टेंडेंशियल। तो जब भी अगर आप मान लीजिए फोर्स टेंडेंशियल है, तो अगर आप थोड़ा सा भी एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ds, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। तो यानी कि अगर मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डी एस, छोटा सा जो वर्क डन होगा वो लिखूंगा मैं एफ डी एस। और जब उसे इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि एफ कांस्टेंट है, जब मैं उसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये ds कितना हो जाएगा, ये ds हो जाएगा पाई बाय 2r। यानी कि इस केस में जो वर्क डन आया दैट इज पाई बाय 2 एफ इंटू आर, ये इस केस का वर्क डन आया। अब देखिए तीसरे केस में मैंने क्या किया, तीसरे केस में मैंने फोर्स की डायरेक्शन को, ध्यान दीजिएगा, फोर्स की डायरेक्शन को हमेशा ही किधर रखा है, फोर्स इस तरह से लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा ही बी पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही एफ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है बट डायरेक्शन बी पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से देखिए फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज, अगर ये आर है, ये आर है, तो ये आएगा आर रूट 2, ठीक है। इसका मतलब ये जो वर्क डन आएगा दैट इज एफ इंटू रूट 2 आर, ये आएगा वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही किस तरफ हम मानते हुए चल रहे हैं, देखिए फोर्स को हम किधर मानते हुए चल रहे हैं, फोर्स को हमेशा ही उस तरफ मानते हुए चल रहे हैं। तो फोर्स की अल्टीमेटली फाइनली आप क्या करिएगा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दैट विल बी आर। तो ये 3 केसेस आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो सेकंड केस में हमने क्या रखा था, सेकंड केस में हमने रखा था ये फोर्स इज टेंडेंशियल, ये सेकंड केस था। और थर्ड केस में ये था कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ठीक है, टुवर्ड्स बी, पॉइंट बी। तो 3 केस। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो वर्क डन होता है, वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। जैसे मान लिया मैं एक एलिवेटर की बात कर रहा हूं, एलिवेटर में ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है और एक ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर जो पर्सन है उस पर्सन का नाम है 3। अब है क्या, देखिए एलिवेटर जो है, मान लिया कि स्टार्ट करती है ग्राउंड से और v0 वेलोसिटी से स्टार्ट करती है एट टाइम t इक्वल टू 0। अब देखिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हैं।
तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने लिखा है कि ऑब्जर्वेशन में मैन 1 का करा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन किसका करा रहा हूं? ऑब्जर्वेशन ऑफ मैन 1, ठीक। और सबसे पहले मैं 2 से करा रहा हूं, यानी कि मैन 1 को ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां से? 2 से। तो अगर आप मैन 1 को 2 से ऑब्जर्व करोगे तो आप हमेशा एक चीज देखोगे, भाई इसका mg तो नीचे ही लगेगा और ये इसके सामने है, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, mg n आपस में बराबर होंगे, मान लिया। अब अगर मैं 2 से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो 2 खुद क्या कर रहा है? 2 जो है खुद एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज ma। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन में रहता है तो वो बैलेंस कंडीशन फोर्स बैलेंस से आप निकाल सकते हो, अगर रेस्ट में रहता है तो mg इज इक्वल टू n आप बोल देते। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 2 से ऑब्जर्व कर रहे हो तो mg नीचे, n कहां? ऊपर, और 2 से ऑब्जर्व करने पर इस पर एक सूडो फोर्स नीचे। लेकिन जब आप 2 से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक चीज आप नोटिस करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, मतलब 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रिस्पेक्ट में 0 है। इसका मतलब इन सारे फोर्सेस का वर्क डन 0, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन में 1 का ही कर रहा हूं, दोबारा 1 का कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। जब आप 3 से ऑब्जर्व कर रहे हो, mg नीचे लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? और एक नॉर्मल लग रहा है, और तो 3 कोई बात नहीं करेगा क्योंकि 3 खुद किसमें है? 3 खुद रेस्ट में है। तो अब देखिए, अब अगर मैं मान लो आपसे ये कहता हूं कि आप नॉर्मल का वर्क डन निकालो, तो आप नॉर्मल का वर्क डन क्या लिखोगे? एन डॉट एस, वर्क डन की डेफिनेशन से एन डॉट एस। और एन की वैल्यू जरा सोच के बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए एन ऊपर लग रहा है, अभी जो मैं थोड़ा देर पहले आपसे कह रहा था, एन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और इनका जो रिजल्टेंट है ये कहाँ जा रहा है? ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू 3 के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो mg प्लस a आ जाएगी, ये n की वैल्यू है। तो ये w नेट जब आप लिखेंगे तो ये n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू को आपने यहाँ लिखा s। इनिशियल जो इसकी स्पीड थी, मान लिया हमने v0 थी, v0 स्पीड से चलना शुरू किया था, ये मैंने दिया हुआ था, यहाँ से v0 से चलना शुरू किया था इसने, और t टाइम में कितना चल गया? तो v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वर्क डन आ गया किसका? नॉर्मल रिएक्शन का। ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन आ गया। इसी तरीके से अगर आप ग्रेविटी के वर्क डन की बात करेंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन जो होगा, ग्रेविटी नीचे है तो यानी कि माइनस mgs, और ये ग्रेविटी का वर्क डन हमने माइनस mgs लिख दिया, बड़े आराम से लिख दिया। तो ये बातें हो गई वर्क डन की। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, आप जानते ही हो कि इन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बेसिस पर ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो जितने भी टफ लेवल के हो। लेकिन एक बार मैं हल्का हल्का जो भी की पॉइंट्स है वो शुरू की क्लास में बता देता हूं। अब यहाँ देखिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्यों बताता हूं? क्योंकि इसी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाएंगे या स्टेटमेंट वाले भी बन सकते हैं। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पहले रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब रेस्ट ही होता है। आपने क्या किया, इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो F इज इक्वल टू FS हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक चलेगा। अब अगर ब्लॉक चलेगा नहीं तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो WFS 0, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन आया वो 0 आया। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो 0 तो समझ में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है वो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बगल में दूसरा एग्जाम्पल लिया। ध्यान सुनिएगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, और मैंने इस पूरे सिस्टम में नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में सब कर चुके हैं। हमने यहाँ पर जब फोर्स लगाया कैपिटल M, तो होगा क्या? ये दोनों चल पड़ेंगे। अब अगर ये दोनों चल पड़ेंगे तो आप नोटिस करिए कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक की अगर हम एफडीडी बनाएंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है, और वो फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन होगा दैट इज F इंटू एस, क्योंकि फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा और मान लो s डिस्टेंस मूव कर जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं अगर फ्रिक्शन इनके बीच में स्टैटिक लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में अगर फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, बट नीचे की सरफेस स्मूथ है। नीचे की सरफेस स्मूथ होने से ये जो ब्लॉक है, मान लिया s डिस्टेंस आगे बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जो ऊपर वाले ब्लॉक पर हो रहा है दैट इज F इंटू एस, पॉजिटिव आ रहा है। ये देखिए
ये वर्क डन आ रहा है आपका पॉजिटिव। लेकिन अगर आप एफबीडी बनाते हैं तो नीचे वाले ब्लॉक की अगर आप एफबीडी एज्यूम करें, ठीक है, तो इस पर क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, और जब इस पर फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले ब्लॉक पर जो वर्क डन हुआ दैट इज माइनस एक्स, तो इस पर नेगेटिव हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप सिस्टम पर निकालेंगे तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आएगा। सिस्टम पर जब आप निकालेंगे तो हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आएगा हमेशा। इसके बाद बात आती है, अभी आपको ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये अभी आपको तुरंत करना होगा। इसके बाद बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हमेशा चाहे ब्लॉक एक ऐसे सरफेस पर रखा हो जो सरफेस रेस्ट में है, या फिर ब्लॉक इस तरह की सरफेस पर भी रखा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन में हमेशा ही वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये नेगेटिव आता है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये क्या आता है, ये नेगेटिव आता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इस पे हम अभी क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। एक तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है इसका नजारा, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का वर्क डन है, यहाँ पर तो देखो एक ही था। वर्क डन बाय सूडो फोर्स चेंजेस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। सूडो फोर्स जो है वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर चेंज होता है, किस तरह से, लाइक रियल फोर्स। ठीक है, वर्क डन, ध्यान दीजिएगा ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको अपनी मेमोरी में रखने। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर मैं आपको इसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर स्मॉल एम है, ये कैपिटल है। है दूसरा जो आपको निकालना है कैपिटल एफ, जो डब्ल्यू कैपिटल एफ है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन क्या होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि नीचे वाली सरफेस के सर बारे में क्या कहानी है। हाँ जी सर सुनाई नहीं दिया सर, आवाज कट गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, दोबारा बोल दो। हमारी ओर से, हमारी ओर से यस सर, काफी यस सुनाई सर। दिया। नहीं सर, बीच में कट गई थी। बेटा मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारी ओर से दिक्कत है। देखिए नो सर, आपकी तरफ से आ रही है प्रॉब्लम, स्क्रीन भी ब्लर हो गई थोड़ी सी। ब्लर हो गई। एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक दो देवराज। जस्ट अभी जो मैंने फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन और ये सारी चीजें जो बताई हैं इसके बारे में लेकर के बताया। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक ब्लॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक ब्लॉक है एम मास का, और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, वो कैपिटल एम मास के ऊपर रखा हुआ है। ये पूरा जो सरफेस है, ये जो पूरा सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। हम कर क्या रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। बोलिए कितनी बात समझ में आई। हम कर रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टी टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि नीचे की जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है, इसी के अकॉर्डिंग बस टाइम पे इसका टाइम डिपेंडेंट होते हुए इसका वैल्यू निकालना है। देखो नीचे की जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है, और यहाँ फ्रिक्शन है, और यहाँ फ्रिक्शन है इस तरह से है कि आप जब एफ फोर्स लगा रहे हैं तो कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या है, if the horizontal surface is smooth assuming no relative sliding between the blocks, find, क्या आपको फाइंड करना है, work done by friction on the blocks, मतलब टाइम का फंक्शन निकालते हुए करना है। और क्या निकालना है, वर्क डन बाय कैपिटल एफ, मतलब ये जो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है ऑन द ब्लॉक। तो देखिए अगर मैंने आपसे ये कह दिया, इसे मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि आप इसमें दो चीजें निकालिए, हाँ बिल्कुल बेसिक चीजें, तो जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है
साथ में अभी आपने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेटिव स्ट्रिपिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये एज अ सिस्टम मूव करेंगे तो इनका सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, दैट इज एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ये इनका एक्सेलरेशन हो गया। अब जब ये इनका एक्सेलरेशन हो गया तो इस एक्सेलरेशन से t टाइम में चली गई जो डिस्टेंस होगी, इस एक्सेलरेशन से t टाइम में जो चली गई डिस्टेंस होगी, दैट इज गिवन बाय हाफ a t स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू सामने। अब बात ये आती है कि हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली। अब ऊपर वाले ब्लॉक को कौन ले जा रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स ले जा रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स ले जा रहा है उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन ऊपर वाले ब्लॉक पर होना है दैट इज पॉजिटिव होगा। अभी मैंने यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लिखा है, और वो कितना होगा, F इंटू एस। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन है। अब बात ये आती है, ये सब चीजें मैं पहले करा चुका हूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a आया है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज मास इनटू a, और s की क्या वैल्यू है, s की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि मास इसका ये m, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, a इंटू s। तो ध्यान दीजिए, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आएगा ऊपर वाले ब्लॉक पर, ठीक है। तो जब आप s की वैल्यू रख देंगे तो ये जो वर्क डन आ जाएगा ये टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद से देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टोटल वर्क डन हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, टोटल वर्क डन हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में 0 होता है। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर ये वर्क डन आया, किस पर आया, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पर, तो इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स का यही वर्क डन जब आप लिखेंगे तो वो माइनस एफ लिख देंगे, यानी ये ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, नीचे वाले ब्लॉक, ठीक है। तो इस एग्जांपल की डायरेक्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था उसी कॉन्सेप्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशन। फिर इस तरह से दोनों पर आपके वर्क डन आ जाएंगे। फिर मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि आपको बताना है WF ऑन लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा। तो जब हम कितना वर्क डन होगा, तो देखिए जब हम लोअर ब्लॉक की बात करेंगे तो वर्क डन सीधे सीधे क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर फोर्स लग रहा है F, और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाली है S इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसी पर डायरेक्ट लेकर के मैंने टाइम डिपेंडेंट शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो अब लास्ट पॉइंट आता है, इस पर मुझे आपको एक क्वेश्चन देना है, और इस पर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसके पहले ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी। आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ जो अभी आपको स्क्रीन पर मैंने जो थोड़ा सा डिस्कशन किया, ये आपको क्लियर है? सर एक बार ये जो WF ऑन लोअर ब्लॉक एक बार ये फिर से बता दो। हाँ फिर से एक बार बोलिए जरा, सुन नहीं पाया मैं ठीक से क्लियरली। वर्क डन बाय F जो है कैपिटल F और लोअर ब्लॉक पर, वो फिर से बता दो। लोअर ब्लॉक पर देखिए यहाँ इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, याद रखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है हमेशा ही पूरे सिस्टम के लिए, अगर आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करते हैं, तो हमेशा ही उसका वर्क डन 0 होता है। एक पर अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। तो आप ये देखिए कि ऊपर वाले ब्लॉक पे यानी स्मॉल एम पे, स्मॉल एम पर अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला तो आप लिख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है, फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इस ऊपर वाले ब्लॉक को केवल फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा है, तो फोर्स को आप क्या लिखेंगे, फोर्स को आप लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a इनटू s। तो ये ऊपर वाले ब्लॉक पे हो गया। अब टोटल सिस्टम पर अगर 0 करना है तो ऊपर वाले ब्लॉक पर ये है, तो नीचे वाले ब्लॉक पर इसी का नेगेटिव आ जाएगा। जस्ट किसी और को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर जो कैपिटल F है उसका भी तो कुछ फोर्स लगेगा ना? किसका कैपिटल F? वो अलग बात है ना। तो देखिए मैं तो इंडिविजुअल निकलवा रहा हूँ,
मैंने सबसे पहले क्या कहा है, WF, W स्मॉल f का मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन आपको दोनों का निकालना। दूसरे पार्ट में क्या कर रहा हूँ कि कैपिटल F का वर्क डन निकालना है, तो मैं अलग अलग निकलवा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जब बात आपसे कर दूं कि टोटल वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन केवल और केवल कैपिटल F का होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के वर्क डन जो होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। ओके सर। बोलिए, इज इट क्लियर? किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन अलग अलग जगहों पर कैसे लग रहा है। हाँ जी सर, ऊपर वाले का हाफ एम बी स्क्वायर से भी निकाल सकते थे ना? हाँ, निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो तो वर्क एनर्जी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऊपर वाले का आप निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 10 या 15 है सर, 15 ऐसा एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्लियर है? ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? देवराज, आप रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए, परमानेंटली बंद कर दीजिए।